हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो जो भी पेंडिंग एनालिसिस रह गई थी विशेष कारण की वजह से, तो उन चीज़ों को कवर किया जाएगा कल तक। और कल तक मैं कोशिश करूँगा कि आपका 12th तक मैं सभी चीज़ों को अपडेट कर सकूँ। तो जो भी आइडियाज़ है, अभी ऐसा नहीं है कि आपका 7th मई का जो एनालिसिस है वो आज कर रहा हूँ तो ये पुराना हो गया, क्योंकि इसके जो भी टॉपिक है और जो भी आइडियाज़ है, जो भी थीम है, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और ये 7 मार्च का एनालिसिस है, तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे आर्टिकल आज ऐसे रहेंगे इस एनालिसिस में जो आपके वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उनके इर्द गिर्द ही रहेंगे। और ये जो भी आर्टिकल होंगे वो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीज़ों को आपको थीम वाइज देखना है। जैसे एनवायरनमेंट का एक थीम हो गया, तो आप जब 5th जून आएगा, तो 5th जून से पहले क्या है, आपके 1-2 जून से ही एनवायरनमेंट के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल आने लगेंगे। तो उससे क्या है, आपको एनवायरनमेंट के ऊपर एक हॉलिस्टिक आइडिया डेवलप हो जाता है। तो उसी तरह से 7 मार्च है, 8 मार्च में इंटरनेशनल वुमेंस डे है। तो उसके रिगार्डिंग अभी क्या है, 7 मार्च में बहुत सारे आर्टिकल हैं जो आपको मदद करेंगे वुमेन रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको समझने में। और उससे आप क्या है, जो भी चीज़ें हैं उसको हॉलिस्टिकली समझ पाएंगे और बेटर आंसर प्रोड्यूस कर पाएंगे इन मेंस स्पेशली। ओके, प्री में भी मदद होगा लेकिन मेंस में स्पेशली। तो इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन चालू है। आप एडमिशन ले सकते हैं फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फाउंडेशनल कोर्स में ही एनरोल करें। इसी के साथ मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग आपको करवाए जाएंगे। और इसमें आपका 1-to-1 मेंटरशिप भी होगा, जिसमें हर एस्पिरेंट को मेंटर अलॉट किया जाएगा। उस हिसाब से आप हर मेंटर से आप आपके जितने चाहे डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। उसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा जो बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, जिसमें इस एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी उस हिसाब से उसको प्रिपेयर किया गया है। और जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा तैयार किया गया है, जिनको एग्ज़ाम के बारे में बहुत ही अच्छा आइडिया है और नॉलेज है। जो भी कोर्सेज है उसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी रहेगा, स्पेशली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स। और फर्दर डिटेल्स के लिए, और आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488। और आशा करता हूँ ये पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल गया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो आपने पढ़ भी लिया होगा। फिर भी मैं आपको ये सभी चीज़ें एक बार बताने की कोशिश करूँगा और आप इससे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला तो वुमेन रिलेटेड कोई भी इशू इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो एग्ज़ाम में आपको क्या है, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। फिर आपका गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से जो जीएस पेपर 2 में है, उसमें गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ ले रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए। फिर आपके इंडियन पॉलिटी में हम जो भी आपके प्रोविजंस देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के बारे में कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी सुझाव दिए गए हैं। इसी के साथ आपका इंटरनेशनल रिलेशन में डिफरेंट समय में डिफरेंट कन्वेंशंस हुए हैं, जैसे कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो गोल नंबर 5 है, जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में कहता है। फिर आपका जो रिपोर्ट रहता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इससे हमें आइडिया लग जाता है कि वर्ल्ड में डिफरेंट नेशंस ने कैसे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं और इंडिया का क्या पोजीशन है इसमें। उसी के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें आपका रहता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो इन सभी चीज़ों से क्या है, हम वुमेन का जो करंट पोजीशन है और देश उसके लिए क्या कर रही है, वो चीज़ें हम समझ
सकते हैं। और इसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जो जीएस पेपर 1 है, तो बहुतों को लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज नहीं है, बहुत कम है। आप वेटेज के हिसाब से मत पढ़िएगा, हर चीज़ों को बारीकी से, 1 साल आपको लगता है पढ़ने में, फाउंडेशन को कवर करने में, तो बारीकी से चीज़ों को पढ़ना होता है, पूरा सिलेबस कवर करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका मेडिएवल हिस्ट्री का वेटेज कम है, क्योंकि आप एंशियंट पढ़ेंगे, फिर मेडिएवल छोड़ के मॉडर्न पढ़ेंगे, तो आपका बीच में क्या है, एक लगभग 500 से 1000 साल का गैप आ जाता है। तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, तो वो चीज़ें आप मिस कर जाएंगे। और आंसर में क्या होगा, आपका जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए वो मिस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या है, हर जो सिलेबस का हर पार्ट आपको बढ़िया से कवर करना है। तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम क्या है, वेव ऑफ फेमिनिज्म देखते हैं। तो फेमिनिज्म क्या है, तो फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कहती है कि आपका मेन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी रहना चाहिए। तो ये इक्वालिटी के लिए या फिर वुमेन राइट्स के लिए आपका एडवोकेट करती है जो फेमिनिज्म आइडियोलॉजी है। तो ये फेमिनिज्म का आइडियोलॉजी भी क्या है, डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट वेव्स में डेवलप हुआ है। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म ये ज़्यादातर पॉलिटिकल राइट्स में ध्यान देती थी, इसको लिबरल फेमिनिज्म भी कहा जाता है। तो फेमिनिज्म के अंदर भी क्या है, आपके डिफरेंट आइडियाज़ है। जैसे लिबरल फेमिनिज्म जो फर्स्ट वेव में डेवलप हुआ, फिर आपका रेडिकल फेमिनिज्म जो सेकेंड वेव में डेवलप हुआ, और सेकेंड वेव में आपका सोशल फेमिनिज्म भी डेवलप हुआ। ओके, जो कार्ल मार्क्स के आइडिया थे वो भी आप सेकेंड वेव में देख सकते हैं। फिर थर्ड वेव में आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया कि जो डिफरेंट नेशन है, डिफरेंट नेशन के डिफरेंट जो आपके कल्चर है, वो कल्चर क्या करते हैं, वुमेन को डिफरेंट तरीके से सब्जुगेट करते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस है, जो यूरोपियन नेशंस है, उनके जो वुमेन के इश्यूज है वो डिफरेंट है देन दी थर्ड वर्ल्ड नेशन, लाइक एशियन और अफ्रीकन नेशंस। तो वो चीज़ों को दर्शाया गया थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। ठीक है, और इसी के साथ क्या है, इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट भी आया। जैसे वंदना शिवाजी है जो इको फेमिनिस्ट है। तो इसी के साथ नेक्स्ट आया आपका फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जैसे मी टू मूवमेंट हो गया। ओके, फिर आपका निर्भया मूवमेंट हो गया। फिर आपका मासा अमीनी का जो केस था ईरान का, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो ये सभी फोर्थ वेव में आ जाते हैं। ओके, फिर आपका इसी के साथ क्या है, इसीलिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना होता है ताकि ये चीज़ों को हम समझ सकें। तो ये आईआर के पर्सपेक्टिव से, जो यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर होता है उसके पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। इसी के साथ क्या है, आपको इन जनरली भी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जो फेमिनिज्म का आइडिया है वो आपका मॉडर्न सेंस में ग्रो किया था आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कैसे फर्स्ट वेव, उसके बाद कैसे सेकेंड वेव आया, उसके बाद कैसे थर्ड वेव और कैसे फोर्थ वेव है। तो आप जब इन सारे वेव्स को समझेंगे ना, तो इसमें आपका क्या है, एक आपका हॉलिस्टिक आपको आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। आप चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके, ओके, डिफरेंट समय पे वुमेन ने कैसे प्रॉब्लम्स फेस किए थे, कैसे उनके अगेंस्ट फेमिनिज्म राइज हुआ था, और कैसे आज के समय पे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ये सभी चीज़ें समझनी जरूरी रहती है। ओके, तो इसीलिए क्या है, आपको किसी भी चीज़ का हर एंगल कवर करना है, सिर्फ एक एंगल से चीज़ों को नहीं देखना है। वुमेन, अभी वुमेन बोलते ही वुमेन सोसाइटी से लिंक हो जाता है, हिस्ट्री से लिंक हो जाता है, गवर्नेंस से लिंक हो जाता है, पॉलिटी से लिंक हो जाता है, आईआर से लिंक हो जाता है, इवन एथिक्स से भी लिंक हो जाता है। ओके, फिर आपके इंडियन इकोनॉमी से लिंक हो जाता है, एनवायरनमेंट से लिंक हो जाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किस पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप अभी उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको ऐसे इन जनरल पूछा जाता है। तो ऐसे जब इन जनरल पूछा जाएगा, तो अभी लोगों के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में डाउट रहता है कि इतना लंबा ऐसे लिखे तो कैसे लिखे। जब आपके पास ये सारे पर्सपेक्टिव रहेंगे, आप चीज़ों को इन डिफरेंट डायमेंशंस से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इजीली ऐसे को टेकल कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे पेपर के बारे में भी चीज़ें मेंशन की गई है। तो ऐसे क्या होता है, पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है कि किसी भी टॉपिक में ऐसे आए। अब एनवायरनमेंट में ही एक एनवायरनमेंट टॉपिक में अगर ऐसे आता है, तो उसमें भी आप इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स का पर्सपेक्टिव, फिर आपका पॉलिटी का पर्सपेक्टिव, गवर्नेंस का पर्सपेक्टिव, आईआर का पर्सपेक्टिव, इंडियन सोसाइटी का पर्सपेक्टिव, ये सभी पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव, सभी चीज़ें उसमें आप डाल सकते हैं, जिससे आपका क्या है, ऐसे बहुत हॉलिस्टिक रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं
आगे। तो इसमें क्या है, सभी चीज़ें जैसे कि हम आपको सिर्फ समरी ही बताते हैं, लेकिन समरी में भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को कैसे आपको टैकल करना होगा। तो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आप देख सकते हैं, लेट 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। ओके, तो इसमें सुसान मॉलर ओकिन, ओके, एंथोनी, ये सभी जो आपके प्रोमिनेंट फिगर है, ये ज़रूरी रहते हैं। पीएसआईआर के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, और इन जनरली आपको नाम अगर याद भी ना रहे तो भी चलेगा। सेकेंड वेव में क्या है, रेडिकल फेमिनिज्म आया, जो वुमेन के जो भी प्रॉब्लम है उसका कोर जो बेस है, उसको ये कहा गया कि आपका पेट्रियार्की है। तो पेट्रियार्की के अगेंस्ट क्या है, इसमें आपका आवाज़ उठाई गई। और सेकेंड वेव था रेडिकल फेमिनिज्म, इसको ट्रू फेमिनिज्म भी कहा जाता है, और इसके आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा रेडिकल थे। और इसमें आपका सबसे प्रोमिनेंट फिगर है साइमन डी ब्यूवर, जिन्होंने सेकंड सेक्स नाम की एक बुक भी लिखी है, जो काफ़ी फेमस है। तो इन चीज़ों को भी क्या है, आपको थोड़ा समझना ज़रूरी रहता है। फिर थर्ड वेव आया, फिर आपका फोर्थ वेव आया, जैसे मी टू मूवमेंट, ये जो भी चीज़ें अभी आपको बताई गई है। चैलेंजिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसको चैलेंज किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस को चैलेंज किया गया, ऑनलाइन एक्टिविज्म देखा गया। तो अभी ये चीज़ें आप समझ पाएंगे तभी तो आंसर लिख पाएंगे, डिफरेंट वेव्स को जब समझ पाएंगे आप अगर चीज़ों को आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखें कि वुमेन को प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन लाना है, तो उससे क्या है, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप वेव के हिसाब से समझेंगे तो आपको क्या है, एक आपका माइंड में कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा, कैटेगराइज हो जाएगा कि कौन से वेव में कौन सी प्रॉब्लम्स दिखी थी और कैसे इसको टैकल किया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जेंडर एंड डेवलपमेंट, तो वुमेन इन डेवलपमेंट। तो अभी देश में अगर डेवलपमेंट लाना है, सोसाइटी में अगर डेवलपमेंट लाना है, तो वुमेन का डेवलपमेंट इंश्योर करना बहुत ज़रूरी रहेगा। और इसी के साथ अमित्य सेन जी का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, जिसमें कहा गया है कि हर इंसान का, तो स्पेशली अभी वुमेन का इसमें अगर देखें तो वुमेन को अगर डेवलप करवाना है सोसाइटी में, उनका रोल अगर इंश्योर करना है, तो उनका जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको इन्हांस करना होगा। और कैपेसिटी इन्हांस कैसे होता है, दो चीज़ें इंश्योर करनी होती है, एक तो आपका एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। तो एजुकेशन अगर बढ़िया से मिल जाएगा और हेल्थ अगर अच्छा रहेगा, तो उससे क्या है, वुमेन एम्पावर हो सकेंगी। तो हेल्थ एंड एजुकेशन से लोगों का क्या होता है, कैपेसिटी इंक्रीज होता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, आपके एजुकेशन में ध्यान देना है, वुमेन एजुकेशन में। तो वुमेन एजुकेशन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लिया गया है, जिससे आपका जो वुमेन का एजुकेशन एक्सेस है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। फिर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है उसको टेकल करने की कोशिश की गई है। फिर सुकन्या समृद्धि योजना है। तो डिफरेंट योजनास ली गई है, डिफरेंट स्कीम्स ली गई है, ताकि इन प्रॉब्लम्स को टेकल किया जा सके और वुमेन का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। फिर आपका डेमोक्रेसी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो डेमोक्रेसी में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप देख सकते हैं 73rd अमेंडमेंट आया, 74th अमेंडमेंट आया, जिसमें आपके PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में 33% रिजर्वेशन के बारे में कहा गया। फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया गया हाल ही में, जिसमें आपका 33% रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो जो भी स्कीम्स है उसको लिंक करके देखना होगा। फिर आपके की कॉन्सेप्ट्स एंड फ्रेमवर्क्स। तो ये की कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। जेंडर इनइक्वालिटी क्या है, तो जब इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट में वुमेन को डिसएडवांटेज में रखा जाएगा, उनको ये बराबरी का सुविधा नहीं दिया जाएगा, उसी को कहा जाएगा जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी के कितने फॉर्म हो सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये फॉर्म्स हो सकते हैं। फिर पैट्रियार्की क्या है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो पैट्रियार्की क्या है, जिसमें मैन क्या करता है, प्राइमरी पोजीशन होल्ड करता है। ओके, और वुमेन सेकेंडरी रहती है, उसी को पैट्रियार्की कहा जाता है। तो पैट्रियार्कल नॉर्म की वजह से ही क्या है, वुमेन बहुत दूर तक पिछड़ी हुई है। तो इस जो पैट्रियार्की का माइंडसेट है उसको भी ठीक करना है, और एक इगैलिटेरियन माइंडसेट लाना है, इक्वालिटी का माइंडसेट लाना है। फिर जेंडर बजटिंग क्या है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, जिसको जेंडर बजटिंग क्या होता है, इसमें जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है थ्रू बजट, उसको एनालाइज किया जाता है कि मैन वेमेन को कैसे डिफरेंटली इम्पैक्ट कर रहा है, और इसी के साथ वेमेन के एम्पावरमेंट में स्पेशल ध्यान दिया जाता है।
फिर टोकेनिज्म क्या हो गया, तो टोकेनिज्म में क्या है, जो भी आपके मेजर्स लिए गए हैं वो आपके सिर्फ टोकन मेजर्स है, मतलब छोटे मेजर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो आपका कंपनीज होता है उनमें जो बोर्ड होगा, मैनेजिंग बोर्ड होगा, उस बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर का रहना बहुत ज़रूरी है। तो कितना डायरेक्टर इंश्योर किया गया, सिर्फ एक वुमेन। तो ये इसी को कहा गया है टोकनिज्म, कि बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना है, इक्वल आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका टोकेनिज्म के बजाय अच्छा मेजर्स लेना पड़ेगा, जिससे इक्वालिटी इंश्योर किया जा सकता है। उसी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। फिर सेक्शनलिटी में आपका है कि जो रेस है, क्लास है, उसमें भी क्या है, डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट आपके क्लास में, डिफरेंट कास्ट में वुमेन क्या कर रही है, डिफरेंट डिसएडवांटेज पोजीशन को, डिफरेंट डिसएडवांटेजेस को फेस कर रही है या डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही है। तो ये इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी होता है। ये जो भी वर्ड्स है ना, ये की वर्ड्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए क्या है, आपको ये की वर्ड्स भी दे दिए गए हैं और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो एनालिसिस है, आप इसको एक तो सुने और दूसरा ये जो भी पीडीएफ है इसको आप अच्छी तरह से रोज़ का रोज़ पढ़ें। इसको पढ़ने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटे आपको लगेंगे, लेकिन इससे क्या है, आपका पूरा कवर हो जाएगा। साल भर पढ़िए, आपका यूपीएससी हो या फिर एनी अदर स्टेट पीसीएस हो, पूरा ये कवर कर लेगा और इससे आपको एक हॉलिस्टिक आइडिया डेवलप हो जाएगा और आप एग्ज़ाम को पास करेंगे ही। तो इसके बाद आपका डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन का एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमें क्या करना है, डाइवर्सिटी को इंश्योर करना है, मेन वुमेन दोनों का ही पार्टिसिपेशन दिलवाना है, इक्विटी इंश्योर करना है, इंक्लूजन इंश्योर करना है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये ग्लास सीलिंग, स्टेक होल्डर थ्योरी, तो स्टेक होल्डर थ्योरी में क्या है, सभी जो स्टेक होल्डर में इसमें स्पेशली मेन वुमेन के बारे में कहा गया है। तो इसमें जहाँ मेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है, उसमें वुमेन का भी पार्टिसिपेशन इक्वली इंश्योर करना ज़रूरी होता है। ओके, फिर जो ग्लास सीलिंग इफेक्ट है कि एक हद के बाद जो वुमेन है वो आगे राइज नहीं कर सकती है, एक सीलिंग लग जाता है, तो उसको हटाना ज़रूरी है। सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वुमेन के लिए। तो ये सभी चीज़ें इसमें जाननी ज़रूरी रहती है। फिर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, उसमें वुमेन का जो आपका सेफ्टी है उसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें बाकी जो भी स्कीम्स ली गई है वुमेन के लिए, उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो इधर स्कीम के बारे में और इधर जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, तो कभी क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन से आपको प्रीलिम्स के, मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 है, फिर CEDAW है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये यूएन जनरल असेंबली ने लिया था इन 1979। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है और मेंस में आप ये सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कौन से एक्शंस लिए गए हैं वो आप दर्शा सकते हैं। फिर एसडीजी गोल है 5, जो वुमेन जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। ओके, फिर आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये बेंचमार्क सेट करता है आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन, हेल्थ केयर में कैसे नेशंस परफॉर्म कर रहे हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो इसमें आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस, इन चीज़ों के बारे में दर्शाया जाता है। इसी के साथ आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो भी मेजर्स लिए गए हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, सेवी रेगुलेशन है। फिर आपका कौन से सोशल मूवमेंट है जिन्होंने वुमेन को क्या किया है, मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा किया है ताकि वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर सके। जैसे चिपको मूवमेंट है, एपिको मूवमेंट है, फिर अराक मूवमेंट है। फिर आपका सेवा, ये भी एक मूवमेंट ही है जिसमें ईला भट्ट जी ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था वुमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। फिर कैंपेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, इसी के बाद क्या है, आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस को टेकल करने के लिए 2005 में एक्ट भी लाया गया था। फिर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसको टेकल करने के लिए आपका पोश एक्ट लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। ओके, फिर आपका 73rd 74th अमेंडमेंट जो ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं।
ओके। फिर इसमें आपको एक मॉडल क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। तो पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप नोट करके इसका आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद क्या है, आप इसको चेक कीजिए, ओके, कि आपने हॉलिस्टिकली लिखा है या नहीं लिखा है। ओके, आप हमें भी दिखा सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका आंसर चेक कर देंगे। इसी के साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाया गया है, जीएस पेपर 1 में, 3 में, 2 में, 4 में, आप देख सकते हैं सभी पेपर में पूछा गया है। ओके, तो डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में पूछा गया है। फिर स्पेशली इसमें जेंडर बजटिंग के बारे में पूछा गया है, वो भी क्रिटिकली पूछा गया है। इसमें आपको जब क्रिटिकली पूछा जाता है तब आपको क्या करना है, स्पेशली ध्यान देना है कि जो भी जेंडर बजटिंग है उसमें कौन सी लेक्यूनस रह गई है। ओके, इसी के साथ जेंडर बजटिंग का आपका क्या रोल रहता है जेंडर एम्पावरमेंट में, उसको भी दर्शाना होता है। उसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ द 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड वुमेन इन रूरल इंडिया, तो कितने हद तक 73rd अमेंडमेंट ने वुमेन को एम्पावर किया है, वो आपको इसमें दर्शाना है। तो इसमें आपको थोड़े बहुत डेटा भी चाहिएगा। ओके, तो जैसे कि आपके 2.5 लाख ग्राम पंचायत में 32 लाख आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और उसमें लगभग 14 लाख वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है, जो मोर देन 40% है। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। फिर आपका जीएस पेपर 4 में इज डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस एंड एथिकल इम्पेरेटिव और सिंपली गुड बिजनेस प्रैक्टिस, तो इसके ऊपर भी आपको क्या है, लिखना ज़रूरी रहेगा। ओके, कि कैसे वर्क प्लेस में आपका डाइवर्सिटी को इंश्योर किया जा सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर किया जा सकता है, और कैसे एथिक्स को भी आपका ध्यान में रखना है ताकि वुमेन का हैरासमेंट ना हो। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है बियॉन्ड बीजिंग अनलॉकिंग अ फेमिनिस्ट फ्यूचर इन इंडिया। तो जो बीजिंग डिक्लेरेशन था उसमें आपका वुमेन का प्रोग्रेस को लेके कैसे नेशंस वर्क कर सकते हैं उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें भी आपको सिमिलर ही चीज़ें दिखाई गई हैं। ओके, तो इसको भी पढ़ के आप जैसे आर्टिकल 14, 15, 16 ये सभी चीज़ें, फिर आपका UN G20 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये सभी चीज़ें इसमें दी गई है। ओके, तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है एक बार। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इन चीज़ों को एक बार आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपका जो पहला आर्टिकल था उसमें हमने वेब्स ऑफ फेमिनिज्म बताया था, और इसमें फेमिनिस्ट जो थ्योरीज है, जो आइडियल्स है, जैसे फेमिनिज्म में लिबरल फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म में सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म है। ओके, तो इन चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ट्रम्प्स प्रायोरिटीज वर्क फॉर इंडिया। तो अभी ट्रम्प साहब की जो भी पॉलिसीज है वो कैसे इंडिया को मदद कर सकती है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि ट्रम्प साहब ने जैसे टैरिफ लगाए हैं, स्पेशली आपके चाइना के ऊपर, फिर कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, या फिर इन फ्यूचर डिफरेंट जो भी नेशन में टैक्स इम्पोज किया जाएगा बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो उससे क्या होगा, इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि जो भी सामान चाइना से अमेरिका जाती है वो आपके कम्पिटिटिव नहीं रहेंगी, तो उसमें इंडिया एंट्री ले सकता है। ओके, और इंडिया का जो प्रॉक्सिमिटी है विथ यूएसए वो अच्छा हो सकता है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें आपके हम डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हमारा और यूएसए का अच्छा है, इकोनॉमिक रिलेशन भी अच्छा है। ओके, तो उन चीज़ों को ही इसमें दर्शाया गया है। और फिर से आपका जो ट्रम्प साहब ने यूनिलैटरल जो सीज़ फायर के बारे में बात किया है विथ रशिया, जिसमें आपका यूक्रेन को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो इससे भी क्या है, हमें फ़ायदा पहुंचने वाला है। कैसे? क्योंकि रशिया के साथ हम जब भी रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, इससे जो यूएस का एंगल है वो आ जाता है। यूएस का जो सैंक्शन का डर रहता है अंडर कार्डसाल लॉ, तो वो चीज़ें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अभी जब रशिया और आपका यूएसए दोनों क्लोज आ रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारा जो रिलेशन है वो हम यूएसए और रशिया से बराबर रख सकते हैं। तो ये भी आप एक साइड इसमें देख सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ें भी दर्शाना ज़रूरी है कि जो ट्रम्प साहब है उनका जो भी पॉलिसी है वो बहुत ही अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये इम्पैक्ट करता है, स्पेशली अभी इकोनॉमी के ऊपर। ट्रम्प साहब ने इंडिया का जो टैरिफ है यूएस प्रोडक्ट के ऊपर, उसको उन्होंने
क्रिटिसाइज किया है। तो इससे क्या है, इन फ्यूचर ये भी डर रहता है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं, कि हम अगर 20% लगाते हैं तो वो 2-3% क्यों लगाएंगे, वो भी 20% लगाएंगे। तो ये एक चिंता का विषय रहता है। तो इन चीज़ों को हमें इससे समझ मिलेंगी। ओके, तो मैंने आपको समरी इसमें बताया है, बाकी चीज़ों को आपको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेबरहुड रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी रहेगा। इसी के साथ मल्टीपोलैरिटी, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड एग्रीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसी के साथ इसमें आपको मॉडल आंसर भी दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गवर्नमेंट लॉन्चेस एआई कोशा रिपोजिटरी ऑफ डेटा टू बिल्ड मॉडल्स एंड टूल्स। तो एआई कोशा का लॉन्च हुआ है, जो काम करेगा किस तरीके से, एक रिपोजिटरी ऑफ डेटा के हिसाब से, जिससे क्या किया जा सकेगा, डिफरेंट एआई मॉडल्स एंड टूल्स को डेवलप किया जा सकेगा, जिनको आपके हेल्थ में, फिर आपके एजुकेशन में, गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, डिफरेंट सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है, जिससे ये सभी चीज़ें इसमें क्लियर रहती है कि कैसे जो एआई का डेवलपमेंट है वो डिफरेंट फील्ड में मदद करेगा, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, सोसाइटियल ट्रांसफॉर्मेशन में, स्पेशली स्मार्ट सिटी में, गवर्नेंस में। ओके, फिर आपके कौन से चैलेंजेस रह सकते हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें दर्शाई गई हैं, और इसी के साथ वे फॉरवर्ड भी दिया गया है। तो ये पूरा जो आर्टिकल है, इसका आपका एंड में इस क्वेश्चन जो आंसर है, इसमें इसका पूरा निचोड़ दिया गया है। ओके, तो ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैं बाकी आर्टिकल्स को आपको जल्दी से इसका समरी ही बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है 1 लाख करोड़ फंड टू स्टिमुलेट प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्लोज टू अप्रूवल। तो अभी जो बजट आया था 2024-25 का, इसमें गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि 1 लाख जो करोड़ है, 1 लाख करोड़ फंड रेज किया जाएगा फॉर प्राइवेट सेक्टर, ताकि प्राइवेट सेक्टर क्या कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और सफलता प्राप्त कर सके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि एक इकोनॉमी को आज के समय में बूस्ट करने के लिए जो भी डिफरेंट सेक्टर्स है, उनको डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो इन्हांस होता है, और जब प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होता है और वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल होता है, तो वो क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट को कैप्चर करता है, और उससे देश को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है, देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको पता ही है कि हमारा जो R&D है, वो मैक्सिमम जो पोर्शन आता है वो पब्लिक सेक्टर से आता है। इट मीन्स जो गवर्नमेंट का बजटरी एलोकेशन है उससे आता है। तो हमारा जीडीपी का लगभग 0.64% R&D में खर्च किया जाता है। तो वैसे तो ये अमाउंट अगर आप चाइना और यूएसए से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है, क्योंकि चाइना यूएसए लगभग 3% के लगभग जीडीपी का खर्च करती है। और उसमें भी आपका क्या है, जो यूएसए और चाइना के प्राइवेट सेक्टर है, वो जितना भी टोटल खर्चा होता है उसका लगभग 50% से भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर खर्च करती है। लेकिन इंडिया में देखा जाता है कि 70% तक गवर्नमेंट ही खर्च करती है, और सिर्फ 30% जो टोटल खर्च होता है उसका 30% के लगभग ही प्राइवेट सेक्टर खर्च करती है। तो प्राइवेट सेक्टर को R&D में खर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, अपने प्रॉफिट से वो R&D में खर्च नहीं करना चाहती है, जो भी प्रोडक्ट है उसमें कॉस्ट कटिंग करना चाहती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने ओर से आपका 1 करोड़ फंड एलोकेट करने वाली है वाया लोन। तो लोन दिया जाएगा, और वो भी क्या होगा, लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत ही कम होगा, क्लोज टू जीरो होगा, जिससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो लोन लेके बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में R&D में इन्वेस्ट करें। तो इससे क्या है, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिलेगा।
तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और ध्यान दीजिएगा, इन फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इकोनॉमी को जोड़ के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें गवर्नमेंट ने कैसा इनिशिएटिव लिया है वो भी पूछा जा सकता है। तो आपको बजट का जो भी एलोकेशन है उसको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी पॉलिसी सपोर्ट है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि तभी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो उसमें ये आर्टिकल आपको मदद करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें मॉडल क्वेश्चन आंसर का स्ट्रक्चर भी दिया गया है। ओके, यहाँ से लेके आपको यहाँ कंक्लूजन तक। तो ये लगभग आपके 100-150 वर्ड के बीच में है, जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का डिमांड भी है कि आपको 10 मार्कर्स का जो क्वेश्चन है उसको 150 शब्द में, और जो 15 मार्कर है उसको 250 शब्द में लिखना है। तो इसीलिए क्या है, जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसको टेम्पलेट के फॉर्म में याद रखना है। ओके, इतनी सारी चीज़ें हम आपको देते हैं ताकि आप सारी चीज़ें समझ सके। ओके, और बाकी आपको ये टेम्पलेट्स को ध्यान में रखना है। ध्यान में रखिएगा, ये जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द एकेडमिक लिंक बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। तो हाल ही में जो आपके KIIT है, उसमें नेपाली एक छात्री का सुसाइड की वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में आया है। तो इसमें ओवरऑल आपका जो हमारा एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन है टू डिफरेंट नेशंस, स्पेशली आपका नेपाल को लेके, उसके बारे में ये आर्टिकल दर्शाता है। तो अभी ये जो भी सुसाइड का मामला है, जिसमें आपका जो जिस लड़की ने सुसाइड किया, तो ये बहुत ही एक दुखद घटना है और इसको कंडेम भी किया जा रहा है नेशन वाइड। ओके, तो लेकिन अभी इसमें क्या होता है, आपका ये पूरा जो इंसिडेंट है, ये इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है उसमें भी थोड़ा सा दरार क्रिएट करता है। तो इन चीज़ों को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे देश में आते हैं, उनका जो भी सेफ्टी है उसको इंश्योर करना हमारे देश के गवर्नमेंट का, प्लस हमारे देश के जो भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनको इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, ताकि हम क्या कर सके, एक अच्छा आपका जो बायलैटरल टाई है उसको मेंटेन कर सके। तो जितने भी स्टूडेंट आते हैं उसमें लगभग जो भी फॉरेन स्टूडेंट आते हैं हमारे देश में पढ़ने के लिए, वो चाहे आपके भूटान से हो, या फिर नेपाल से हो, या फिर आपके अफगानिस्तान से ही हो, या फिर श्रीलंका से हो, कहीं से भी हो, उसमें से आपके लगभग क्लोज टू 30% नेपाल से ही आते हैं। और नेपाल के साथ हमारा जो टाई है, वो आप हिस्टोरिकली अगर देखें, जो पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1950, ओके, मॉडर्न टाइम्स में, तब से लेके आज तक बहुत अच्छा है। नो डाउट रिसेंटली आपके चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है, काला पानी, लेपू लेक, लिम्पियाधुरा, इन सभी को लेके थोड़ा सा रिलेशन में स्ट्रेन आया है, थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। लेकिन हम अगर हिस्टोरिकली देखें तो नेपाल और इंडिया के साथ एक रोटी बेटी का रिलेशन है। और नेपाल का जो आपका कल्चरल एंड रिलीजियस जो वहाँ पे जो कल्चर है या जो रिलीजन है, वो बहुत हद तक हमारे साथ सिमिलर है। रिलीजन तो बहुत हद तक सिमिलर है, मतलब जो मेजॉरिटी लोग नेपाल में रहते हैं और जो मेजॉरिटी लोग इंडिया में रहते हैं, वो सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं। कल्चर में थोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन ओवरऑल आप कल्चर में भी, स्पेशली लैंग्वेज में, फिर भी क्या है, आप ये देख सकते हैं कि बहुत एक क्लोज एफिनिटी उनके साथ हम मेंटेन करते आए हैं हिस्ट्री से ही। और बहुत सारा नेपाली पॉपुलेशन भी इंडिया में है, जो इंडिया का परमानेंट रेसिडेंट प्लस सिटीजन है। तो इसी के लिए क्या है, हमारा जो आपका एडवांटेज है नेपाल के साथ, उसको हमें खोना नहीं है। और जो भी मुद्दे हैं उनको टेकल करना ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बात करता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनको, स्पेशली जो सेफ्टी का कंसर्न है स्टूडेंट्स को लेके, उसको टेकल करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी इनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस दिलाना ज़रूरी है। और ये जो आपका अभी, इससे क्या है, एक मिसट्रस्ट बिल्ड होगा। जो नेपाली स्टूडेंट है वो इंडिया में आने के लिए डरेंगे, तो उनको उनका जो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है, उनके अंदर जो फियर आया है, उनको हटाना है और उसको उनमें सेफ्टी का फीलिंग फिर से उजागर करना है। ओके, और जो भी इंसिडेंट हुआ, जिस भी बच्चे का आपका हैरेसमेंट की वजह से सुसाइड किया, उसके लिए जो भी कल्प्रिट है उसको सज़ा देना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहेंगी इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बिल्डिंग फार्मर्स रेजिलियंस थ्रू लाइवस्टॉक।
तो इसमें अभी क्या है, आप देख सकते हैं इंडिया में लगभग 85% जो फार्मर है उनके वो मार्जिनल फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, क्योंकि उनके पास 85% फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। तो अभी जो लैंड रिफॉर्म हमारा लाया गया उसमें भी बहुत सारी सफलताएं नहीं प्राप्त की गई है। ओके, पार्शली लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल था। तो अभी आपका लैंड कंसोलिडेशन ये सभी मुद्दे तो है ही, लेकिन उसको अगर एक बार साइड में रखें तो स्मॉल जो या फिर जो मार्जिनल फार्मर्स है उनका जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका लाइफ स्टॉक रेयरिंग में ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि लाइफ स्टॉक रेयरिंग से क्या है, आपके जो भी स्मॉल फार्मर्स है उनका आपका रेजिलियंस बिल्ड होगा, उनका जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो दूर होगा, और इससे क्या है, रूरल डेवलपमेंट को भी इंश्योर किया जा सकेगा। क्योंकि आपके लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में आप अगर देखें तो स्पेशली आपके काब्स में हो या काव में हो, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इन जो भी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है इनसे आपकी डिफरेंट फूड जनरेट होते हैं। ओके, जैसे मिल्क से आपका कितना कुछ बनता है, मिल्क खुद है, कर्ड है, फिर आपका पनीर है, ओके, फिर बटर मिल्क है, तो बहुत कुछ चीज़ है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो इससे क्या है, जो लाइफ स्टॉक रेयरर है उनको उनका आपका इकोनॉमिक वेलबींग इंश्योर किया जा सकता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी स्पेशली आपके लाइफ स्टॉक को लेके गवर्नमेंट ने कौन से डिफरेंट पॉलिसीज़ ली हैं, ओके, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है, और क्या पॉलिसीज़ लेना ज़रूरी है, कौन से चैलेंजेस है लाइफ स्टॉक रेयरिंग में, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो ये सभी जो भी पॉइंट में है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें आपका एनालिसिस एंड इम्प्लीकेशन, फूड सिक्योरिटी आता है, न्यूट्रिशन आता है, रूरल इकोनॉमी में बूस्ट आता है, पॉवर्टी रिड्यूस किया जा सकता है, जेंडर एम्पावरमेंट भी इंश्योर किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो इसी के साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइफ स्टॉक के बारे में जो भी पूछा गया था वो इसमें मेंशन किया गया है। ओके, फिर एक मिक्स फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है कि आपके जो भी हमारे फार्मिंग है, फार्मिंग में क्या करना है, आपको सिर्फ जो भी फार्मर्स है जिनके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर लैंड है, तो वो क्या कर सकते हैं, फार्मिंग के साथ ही आपके बी कीपिंग भी कर सकते हैं हनी के लिए, फिर आपके लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी कर सकते हैं, पॉट्री भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें की जा सकती है छोटे छोटे लेवल में, जिससे उनको क्या है, जो उनका इनकम सोर्स है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, और जो क्लाइमेट का शॉक है उससे भी क्या है, उनको मदद मिलेंगी। क्लाइमेट शॉक उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी होती है। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है। तो इसमें 150 वर्ड के लगभग ये आंसर है। तो इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज सभी चीज़ों को दिया है। तो आप जब सभी को मन में ये रहता है कि मेंस में कैसे आंसर लिखा जा सकता है, इस तरीके से आंसर लिखना होता है। आप देख सकते हैं इसमें पहला तो इसमें इंट्रोडक्शन आ गया, फिर रोल इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट आ गया कि कैसे लाइफ स्टॉक रेयरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकता है, कैसे लाइवलीहुड जनरेट कर सकता है, कैसे वुमेन एम्पावरमेंट कर सकता है, कैसे प्रो पोर ग्रोथ ला सकता है, पॉवर्टी रिड्यूस कर सकता है, फिर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इन चीज़ों में, ओके, फिर आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, क्योंकि जो मैन्योर होता है, जो आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, वो क्या है, लाइफ स्टॉक के जो भी वेस्ट है उससे पाया जा सकता है। फिर जो एग्रीकल्चर का इनकम होगा वो डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। फिर की चैलेंजेस क्या है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं लाइफ स्टॉक को, स्पेशली हमारा ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से। फिर आपका जो फीड एंड फूडर शॉर्टेजेस है उसको टेकल करना ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट को टेकल करना ज़रूरी है, मार्केट एक्सेस दिलवाना है ताकि क्या किया जा सके, अच्छे प्राइस में चीज़ों को बेचा जा सके। ओके, तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, फिर कंक्लूजन आप ऐसे 2-3 लाइन में लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक क्या है, हॉलिस्टिक आंसर है। ओके, तो इससे आपको आइडिया लग गया कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस इसमें जो भी डेटास मेंशन की गई है, जैसे हमारे पास हाईएस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, स्पेशली आपके काव एंड काब्स का, तो ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। और हम हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर भी है, टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है, तो ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है एग प्रोडक्शन में हम सेकंड है, मीट प्रोडक्शन में फिफ्थ है, और मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है। तो ये डेटास कभी पूछ ली जाती है प्रीलिम्स में, तो उस हिसाब से क्या है, ये ज़रूरी रहेगा आपके लिए। तो ये चीज़ों आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, तो अभी लाइफ स्टॉक रेयरिंग रूरल एरिया में 70% जो रूरल हाउस होल्ड है वो लाइफ स्टॉक रेयरिंग करते हैं। 100 घर अगर है, 100 में 70 घर ही
लाइफ स्टॉक रेयरिंग करते हैं खेती बाड़ी के साथ ही। तो इससे आपको इसका महत्व समझ में आएगा। तो ये डेटा क्या है, आप मेंस में आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सोशल सेक्टर इज क्रूशियल टू ग्रोथ। तो अभी सोशल सेक्टर के ऊपर क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोशल सेक्टर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो सोशल सेक्टर कहते ही क्या ध्यान में आना चाहिए, एक तो आपका हेल्थ, ओके, और दूसरा एजुकेशन। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, ये सभी चीज़ें क्या है आपके सोशल सेक्टर में आ जाती है। तो अभी आपका इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए सोशल सेक्टर का ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल सेक्टर का जब ग्रोथ होगा तब ह्यूमन कैपिटल जनरेट होगा। अभी ह्यूमन अपने आप में कैपिटल नहीं होता है जब तक उनका कैपेसिटी इंक्रीज नहीं किया जाता है। तो अमर्त्य सेन जी का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उसको आप इसमें देख सकते हैं। तो लोगों का कैपेबिलिटी अप्रोच करने के लिए किसमें ध्यान देना होगा, सोशल सेक्टर में ध्यान देना होगा। सोशल सेक्टर में भी किसमें, हेल्थ और एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में। तभी क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तब वो ऑब्वियसली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी, सोसाइटी अच्छा होगा, इकोनॉमी अच्छा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। जो भी अनइवननेस देखा जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट विद इन इंडिया, वो दूर किया जा सकेगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकेगा। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए ह्यूमन कैपिटल को बनाना बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इन आर्टिकल के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो सिर्फ अगर आपका हम रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, इन सभी में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देंगे, एनर्जी में ध्यान देंगे, उनमें ध्यान तो देना होगा, लेकिन पैरेलली सोशल सेक्टर्स को डेवलप करने में भी ध्यान देना होगा, स्पेशली हेल्थ एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन से क्या होता है, लोगों का ब्रेन एम्पावर होता है, लोगों के अंदर स्किल आती है, नॉलेज आता है, विजडम आता है। फिर आपका हेल्थ जब ठीक रहेगा तब क्या है, फिजिकली फिट रहेगा। तो एक ह्यूमन कब कैपिटल बन सकता है, जब उनका मेंटल एंड फिजिकल दोनों साइड सही रहे। तो मेंटल के लिए आपको एजुकेशन एंड स्किल, और हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी। ओके, तो उन्हीं चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। तो इससे आपका जीडीपी ग्रोथ होगा। ओके, आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ग्रोथ होगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। सोशल जस्टिस आएगा, इक्वालिटी आएगा सोसाइटी में। तो ये सभी चीज़ों को आप इससे लिंक करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी के साथ इसमें जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी पूछा गया है स्किल डेवलपमेंट को लेके। तो स्किल डेवलपमेंट क्या है, सोशल सेक्टर ही है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, सोशल सेक्टर ही है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, स्किल चाहिए। फिर एजुकेशन के चैलेंज के बारे में पूछा गया है। फिर इसमें आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, जो 2005 में लिया गया था। इसके दो कंपोनेंट है, एक आपके नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इनको आपको बारीकी से समझना है। और हेल्थ में कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है जीडीपी का, लगभग 3% किया जाता है। एजुकेशन में भी लगभग वही 3-4% के आसपास है। लेकिन आपका जो कस्तूरी रंगन कमेटी है, जिसने एनईपी को सजेस्ट किया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उन्होंने कहा कि 6% जीडीपी का स्पेंडिंग होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। तभी जो एजुकेशनल क्वालिटी है, एक्सेस है, अफोर्डेबिलिटी है, उसको मीट किया जा सकता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 5% जीडीपी का हेल्थ में खर्च करना चाहिए। तो इसीलिए हेल्थ और एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। और इसमें जो भी आपका खर्च करना है वो अभी भी वो जो जितना खर्च करना है, जो टारगेट है, उसको अभी भी मीट नहीं कर पा रहा है। और अगर उसको मीट किया जाना है तो डिफरेंट अदर सेक्टर्स में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, स्पेशली सिक्योरिटी के सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, डिफेंस सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो क्या है, एक मतलब डायलेमा का सिचुएशन है। तो इन चीज़ों को आपको दर्शाना होगा विथ डेटा। तो डेटा भी इसमें मेंशन किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शेयर मार्केट को लेके। तो हाल ही में आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावटें आई है।
आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्टेड है, वो चाहे आपकी स्मॉल कैप हो, मीडियम कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, उसमें आप भारी गिरावट देख सकते हैं। लगभग 10 से 20% का गिरावट देखा गया है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से और डोमेस्टिक आपके स्लो डाउन की वजह से। तो उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है और इसमें ये चीज़ें भी दर्शाई गई है कि जो भी हमारे यंग जनरेशन है वो कैसे स्पेक्यूलेटिव आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हायर हायर रिटर्न के लिए। तो रिटर्न ऐसे नहीं आएगा। रिटर्न आने के लिए क्या है, आपका देश में एसेट का क्रिएशन होना पड़ेगा, स्टेबल इन्वेस्टमेंट रहना पड़ेगा, ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है वो दूर होना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी होता है कि विदाउट एसेट क्रिएशन अगर हम आपका सिर्फ बैठे बैठे स्पेक्यूलेटिव तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें क्या है, लॉस झेलना पड़ सकता है। और बाकी अभी जो भी आपका डाउन टर्न देखा गया है स्टॉक मार्केट में 10 to 20%, ये एक करेक्शन भी है क्योंकि आपका मार्केट हिसाब से ज़्यादा ऊपर चला गया था। ओके, तो ये एक करेक्शन भी है, तो ये करेक्शन सही है। तो करेक्शन होगा, करेक्शन के बाद फिर जैसे जैसे मार्केट और आगे बढ़ेगा, मार्केट में ग्रोथ होगा, उस हिसाब से आपके जो भी स्टॉक आपने लिए हैं उसमें भी ग्रोथ देखा जाएगा। तो उसी रिलेटेड ये आर्टिकल बात करता है और इसी के साथ अब आपका जो भी डिफरेंट इक्विटी क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सभी चीज़ें, एफआईआई क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट हाईवे टोल के बारे में। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर एपीएससी में शेयर मार्केट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ओके, उसमें आपका निफ्टी 50 के बारे में पूछा गया था कि निफ्टी क्या है और 50 क्या है। ओके, तो ये इंडेक्स है जो आपके शेयर मार्केट का ग्रोथ को दर्शाता है, निफ्टी 50। ओके, और आपका बीएसई का सेंसेक्स। तो आपका बीएसई में बिग 30 कंपनीज का जो इंडेक्स है उसको दर्शाता है और निफ्टी में 50 कंपनी का इंडेक्स को दर्शाता है। तो ये पास्ट में पूछा जा चुका है ऑलरेडी एपीएससी में। और क्यों, आप आज के समय पे जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इन्वेस्टर्स लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी पूछा गया है। तो आने वाले समय में स्टॉक मार्केट का अभी जो हाल है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है जो हाईवे टोल है उसको लेकर के, कि हाईवे का जो टोल है वो बहुत ही ज़्यादा है और वो कैसे आपके पॉपुलेशन की जो इनकम है उसमें कैसे इम्पैक्ट करता है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो फाइनेंशियल बर्डन ऑन सिटीज़न, फिर आपका जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको बढ़ा देता है, लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है उसको बढ़ाता है, जिससे क्या है, जो सामान हम खरीदते हैं उसमें क्या होता है, सर्विसेज जो है, गुड्स जो है, उसका भी प्राइस क्या होता है, हाइक हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम जो टोल पे करते हैं इंडिविजुअली वो तो हमें पे करना होता ही है, उसके ऊपर जो कमर्शियल व्हीकल्स जो टोल पे करती है, ज़्यादा टोल की वजह से क्या होता है, हमारे जो चीज़ें हैं उनमें इन्फ्लेशन देखा जाता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें इन्फ्लेशन देखा जाता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, जो टोल है उस टोल को मिनिमाइज कर सकते हैं और ऐसा मॉडल ले सकते हैं जिससे क्या होता है, हो सकता है कि जो टोल का बर्डन है वो कम पड़े। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है और इधर जो भी चीज़ें मेंशन की गई है वो इस क्वेश्चन आंसर में इसका पूरा निचोड़ रख दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज मस्ट डिलीवर टंजेबल प्रोग्रेस। तो जो भी वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज है उससे ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं देखा गया है, प्रोग्रेस देखा गया है, लेकिन जो प्रोग्रेस हम डिज़ायर कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है, उतना नहीं देखा गया है। तो जैसे कि आपका 73rd अमेंडमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन अब पंचायत नाम का जो एक सीरीज़ था जिसका अभी तक 2 सीज़न आ चुका है, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट होता है कि सरपंच तो है, जो वाइफ है वो सरपंच रहती है, जो वुमेन है वो रहती है, लेकिन डिसीजंस कौन लेता है, आपका उनका जो हस्बैंड है वो डिसीजंस लेते हैं। तो वैसे चीज़ों को आप देख सकते हैं, मूवी से भी आप चीज़ें सीख सकते हैं कि जो भी पॉलिसीज़ ली गई है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हम डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो उतना नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल 20% एमएसएमई हमारे देश में है और उस 20% एमएसएमई को सिर्फ 7% ओवरऑल लोन मिलता है, वुमेन एमएसएमई को।
मतलब इसमें आपका जो 93% लोन है वो सिर्फ उन्हीं को जाता है जो मेल ओनर है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है, दो स्टोरी भी दी गई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक तो इसमें आपके एक लक्ष्मी नाम की एंटरप्रेन्योर है, उनके पास बहुत सारा स्किल है और वो अपना जो बेंगल का बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहती है, लेकिन उनको लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास कोलेट्रल के तौर पे रखने के लिए, सिक्योरिटी के तौर पे रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये एक आपका प्रॉब्लम इसमें दर्शाया गया। और सेकंड जो प्रॉब्लम है इसमें भी एक मैडम का बारे में मेंशन किया गया कि उन्होंने आपका एक उनको जॉब मिला, लेकिन वो घर से उस जॉब प्लेस को ट्रेवल करने में उनको बहुत सारी सेफ्टी कंसर्न रहती है। तो अभी क्या वो जॉब करे रिस्क को लेके या फिर उसको छोड़े? तो इसमें आपका वुमेन सेफ्टी को लेके एक कंसर्न है। तो वुमेन सेफ्टी के लिए क्या है, निर्भया फंड को आपका बनाया गया था, निर्भया जो इंसिडेंट था उसके बाद। लेकिन उस फंड का क्या है, जितना इस्तेमाल होना चाहिए था अभी भी वो इस्तेमाल नहीं इंश्योर किया जा सक रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। तो ये लगा के आप आज 3 आर्टिकल देख सकते हैं, वुमेन्स डे स्पेशल आर्टिकल। ओके, तो इससे क्या है, आपके वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन इश्यूज के ऊपर एक अच्छा आपका व्यू डेवलप हो जाएगा, जिससे आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ओके, फिर आपके की पॉइंट्स फ्रॉम द आर्टिकल, बैरियर्स, क्या बैरियर फेस करते हैं वुमेन। ओके, सेफ्टी बैरियर है, फिर आपके कैपिटल एक्सेस नहीं मिल पाता है, जो अभी स्टोरी में देखा था। और इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि एनेक्डोट से कैसे ऐसे स्टार्ट करें। तो ऐसे आप एनेक्डोट लिख सकते हैं, इसमें 2 एनेक्डोट दिए गए हैं। तो ये इन 2 स्टोरी को जब भी आप वुमेन सेंट्रिक ऐसे पूछा जाता है तो उसमें आप इसको लिख सकते हैं। उससे आप उसके बाद पूरा ऐसे को खोल सकते हैं कि कैसे वुमेन सेफ्टी इश्यूज़ हो या फिर आपके बिजनेसेस में कैसे इशू फेस कर रही है, और उसी के साथ आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव दर्शा सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको ऐसे का भी आइडिया मिल गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें आपका रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसी क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र स्कीम, फिर आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें लोन दिया जाता है एमएसएमई को। तो इसमें वुमेन एंड मेन दोनों को ही लोन दिया जाता है। फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो स्टैंड अप स्कीम में आपका स्पेशली एससी एसटी एंड वुमेन को सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियली। फिर वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सकता है कि जो वुमेन है वो आपके वर्क प्लेस के नियर बाय जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल है उसमें रह के आपका जो वर्क प्लेस है उसको एक्सेस कर सकती है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है यूरोप्स पावरफुल टूल अगेंस्ट रशिया। तो ये आर्टिकल दर्शाता है कि हाल ही में यूएसए ने जो सपोर्ट था यूक्रेन के लिए उसको हटा दिया है। तो अभी यूक्रेन अकेला पड़ गया है, और नेटो जो था, नेटो में आपका जो भी यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग यूएसए सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। लेकिन अब जब यूएसए ने विड्रॉ कर दिया है जो मैक्सिमम सपोर्ट देते थे, तो अभी इसमें यूरोप कैसे यूक्रेन को सपोर्ट इंश्योर कर सकता है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो रशिया का जो सोवरेन एसेट्स है यूरोपियन देशों में उसको फ्रीज करके फिर उसको सेल करके या फिर लीज में रख के उससे जो पैसे आएंगे उससे क्या किया जा सकता है, यूक्रेन वार को फंड, यूक्रेन रशिया वार को फंड किया जा सकता है, यूक्रेन को सपोर्ट किया जा सकता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट डियागो ग्रासिया जो आइलैंड है उसके बारे में। तो अभी जो डियागो ग्रासिया आइलैंड है ये आपके चागोस आर्कीपिलागो में है। तो आर्कीपिलागो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। तो पास्ट में आर्कीपिलागो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे इंडोनेशिया है, वो इंडोनेशिया का क्या है, डिफरेंट आइलैंड है। ओके, तो उस आइलैंड का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसी को आर्कीपिलागो कहा जाता है। तो अभी ये जो चागोस आर्कीपिलागो है उसमें आपका डियागो ग्रासियो सबसे बड़ा आइलैंड है जो इंडियन ओशन में है। तो इंडिया का आप जो कन्याकुमारी है वहाँ से डियागो ग्रासियो का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2000 किलोमीटर है। तो ये डियागो ग्रासियो जो आइलैंड है ये मॉरिशस की विसिनिटी में आता है। और मॉरिशियस एक समय में ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल में था।
और मॉरिशस को आज़ादी मिली थी 1960s के दौर पे। तो उसके बाद मॉरिशस को तो आज़ादी मिल गई, उनको इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी मिल गया, लेकिन जो डियागो ग्रासियो आइलैंड था उसका जो सोवरेनिटी था वो इंग्लैंड के पास था। और इंग्लैंड ने डियागो ग्रासियो आइलैंड को क्या किया, आपके यूएसए के साथ बांट लिया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और अपना जो आपका मिलिट्री बेस है वो बना लिया, ताकि जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है उसको वो कवर कर सके, और वेस्ट एशिया में जो भी वार एफर्ट्स है उसमें वो आसानी से आपके जो भी ट्रूप्स है उसको मोबिलाइज कर सके। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, 2024 में इंग्लैंड ने ये चीज़ कही कि जो डियागो ग्रासियो आइलैंड है उसका सोवरेनिटी मॉरिशस को सौंप दिया जाएगा, और ये जो आइलैंड है उसको 99 ईयर्स के लिए लीज में ले लिया जाएगा बाय यूके यूएसए। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें अभी स्पेशली आपको क्या करना है, ज्योग्राफी का जो मैप है इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको ढूंढना है, और ये जो आर्कीपिलागो है कौन से ये जो आइलैंड है कौन से आर्कीपिलागो के अंतर्गत आता है, ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी रहेंगी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।